हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से लेकर चल रहे होंगे। वेलकम टू अवर चैनल उपवन एजुकेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कक्षा 12वीं का जो राजनीति विज्ञान की पुस्तक है उसको समझने का क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। उस चर्चा में जो आज का हमारा जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर, जिसका क्या है, ये पार्ट 4 है। और कक्षा 12वीं से हम क्या है पढ़ रहे हैं। कक्षा 12वीं का जो आपका पहली बुक है अंतर्राष्ट्रीय विश्व में राजनीति, उसमें क्या चैप्टर नंबर 4 जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो यूएन के बारे में हम बेसिकली डिस्कस कर रहे थे, उसका पार्ट कौन सा है, 4 है। और 3 पार्ट पहले ही मैंने क्या अपलोड कर दिया, तो जाके वो पार्ट देख लेना। तब क्या है, ये पार्ट क्या है आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए बिना किसी देरी के अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हमने जो इससे पहले देखा था यूएन क्या है, नहीं है, उसका गठन कैसे होता है, कितने स्थायी होते हैं, कितने अस्थायी सदस्य होते हैं, यूएन में कौन कौन सी कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय दिए गए हैं, कौन से सुझाव, जो 6 मानदंड सुझाए गए हैं, वो सारी हमने डिस्कस किया। आज का जो हम डिस्कस करेंगे यूएन और भारत में, भारत मतलब यूएन, बहुत सारे बोलते हैं कि भारत को यूएन की सदस्यता मिलनी चाहिए, तो किन आधारों पर बोलते हैं, वो सारी चीज़ें, यूएन में सुधार होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो देखते हैं आज क्या क्या डिस्कशन करेंगे। आज हम देखेंगे यूएन में सुधार, ये थोड़ा सा यहाँ पे ठीक कर लेना इसको, ठीक है ना। यूएन में सुधार और भारत, यानी यूएन में सुधार और भारत देखेंगे कि भारत की जो दावेदारी है यूएन के सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता की, वो कौन कौन सी है वो देखेंगे। उसके बाद देखेंगे भारत को यूएनओ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता क्यों देनी चाहिए, तो ये भी देखेंगे। उसके बाद देखेंगे यूएनओ में स्थायी सदस्यता के भारत के दावे का विरोध क्यों होता है, क्यों बहुत सारे देश, ये मतलब ऐसे कौन से सिद्धांत है, मानदंड है जो भारत को स्थायी सदस्यता नहीं देते हैं, तो वो सब भी देखेंगे। उसके बाद देखेंगे यूएनओ में अमेरिकी प्रभुत्व के कारण, यानी यूएनओ में क्या कारण है कि वहाँ पर क्या अमेरिका का प्रभुत्व है, तो वो समझेंगे। उसके बाद देखेंगे यूएनओ में अमेरिकी प्रभुत्व के बावजूद विकासशील देश और अन्य देशों के लिए यूएन की आवश्यकता क्यों है। हम कह रहे हैं कि अमेरिका का क्या है, प्रभुत्वशाली है, अमेरिका का क्या रहता है, वहाँ पे हेजेमनी रहता है, वर्चस्व रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी यूएन की आवश्यकता हमें क्यों है, तो वो हम समझने का क्या करेंगे, प्रयास करते हैं। तो आइए एक एक क्वेश्चन से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला है यूएन में सुधार और भारत। तो मैंने बताया था यूएन में सुधार का मतलब क्या, ऐसा बोला जा रहा था जो यूएन है राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करता है, कुछ देशों का उसमें दबदबा रहता है, संपूर्ण विश्व का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें बोली गई थी। तो अब भारत को देखेंगे, भारत क्या क्या उसमें सुधार चाहता है, यानी क्वेश्चन ऐसा आएगा यूएन में सुधार के लिए भारत क्या चाहता है, भारत के क्या पक्ष हैं, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। उससे पहले सबसे पहले ये समझना, यूएन में जो है भारत कब शामिल हुआ था, 30 अक्टूबर 1945। यूएन जो बना था आपका कब बना था, 24 अक्टूबर 1945, यानी 24 अक्टूबर 1945 में क्या है यूएन इस्टेब्लिश हुआ था। और उसके 6 दिन बाद क्या है भारत उसका क्या बन गया, मेंबर बन गया, सदस्य बन गया। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ को मजबूत करना, क्या करना, मजबूत करना, यानी भारत हमेशा से चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को क्या करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए, शांति को बढ़ावा देना चाहिए, ये सारी चीज़ें क्या है भारत चाहता है। तो भारत चाहता है, जैसे इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करोगे, क्वेश्चन आएगा यूएन में सुधार को लेकर भारत के पक्ष, भारत का क्या पक्ष है, तो लिखोगे भारत जो है यूएन में क्या हुआ है, 30 अक्टूबर 1945 में क्या हुआ है, शामिल हुआ है। और भारत के जो पक्ष हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला, संयुक्त राष्ट्र संघ को मजबूत करना। उसके बाद ऐसे ये सिंबल लगा के इसके 1-2 लाइन इसमें लिख दोगे कि भारत हमेशा से क्या है यूएन को मजबूत करने का प्रयास करता है। दूसरा है सहयोग और विकास को बढ़ावा देना। क्या करना, सहयोग और विकास को बढ़ावा देना, यानी भारत हमेशा क्या है यूएन के माध्यम से क्या है आपसी विश्व को, यानी पूरी दुनिया में क्या करना चाहता है, पूरे दुनिया में जो भी देश हैं उनमें क्या करना चाहता है, सहयोग स्थापित करना चाहता है। और जब सहयोग होगा, शांति की स्थापना, शांति वगैरह आएगा, तो साथ में क्या हो जाएगा, विकास को भी क्या मिलेगा, बढ़ावा। तो शांति होगा तो शांति से क्या हो जाएगा, विकास भी होगा। फिर तीसरा है यूएनओ की सुरक्षा परिषद में सदस्य संख्या में वृद्धि हो। यूएनओ की सदस्य संख्या में क्या हो, वृद्धि हो, यानी यूएनओ की जो सुरक्षा परिषद है उसमें सदस्य संख्या में वृद्धि हो। तो ऐसा माना जाता है क्योंकि आप जानते ही हैं यूएनओ की जो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य हैं वो कितने हैं, 5 हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन,
और रशिया। और 10 क्या है, अस्थायी है, तो वो शुरुआत से वैसे ही बने रहे। 5 के 5 सदस्य हैं, कोई भी नहीं बढ़ा है। तो भारत चाहता है कि यूएन की जो सुरक्षा परिषद के 15 मेंबर है, यानी 5 स्थायी और 10 अस्थायी, 5 परमानेंट और 5 नॉन परमानेंट, उनकी संख्या में क्या होना चाहिए, वृद्धि होना चाहिए। तो ये भी भारत चाहता है। और एक ये फैक्ट है, 1965 में सदस्य संख्या 11 से बढ़कर 15 कर दी गई। इसका मतलब क्या, 1965 में जो सदस्य संख्या थी यानी सुरक्षा परिषद में कितनी थी, 11 थी, और उसको बढ़ाकर कितना कर दिया, 15 कर दिया। इसका मतलब 1965 तक 5 स्थायी होते थे, और 5 में कितना जोड़ेंगे कि 7 हो जाएगा, 7 ही जोड़ेंगे, ठीक है ना। 5 और 7 कितना हो गया, 5 6 11 और 6। तो इस पे मत जाना, मेरा समझाने का मतलब है कि 1911 तक 1965 तक यूएन में कितने सदस्य थे, 11 सदस्य थे, यानी 5 स्थायी सदस्य और 6 अस्थायी सदस्य। लेकिन क्या हुआ, इसमें 4 मेंबर और जुड़ गए कब, 1965 में। तो कितने हो गए टोटल 15 मेंबर हो गए, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, 1965 में 11 सदस्य से बढ़कर कितने हो गए, 15 हो गए। फिर चौथा है विकासशील देशों की बात सुनना। भारत का हमेशा से ये पक्ष रहा है, क्योंकि यूएन की जो आम सभा है उसमें क्या है, विकासशील देशों की संख्या अच्छी खासी है। जैसे यूएन में कितने सदस्य हैं, टोटल सदस्य हैं 193। तो इसमें अधिकांश जो जनसंख्या है आम सभा में वो किसकी है, विकासशील देशों की है। तो कोई भी चर्चा जब होती है, कोई भी नीतियाँ वगैरह बनाई जाती है, कोई भी जब नीति बनेगी तो उसका प्रभाव क्या है, इन देशों पर भी पड़ता है। तो इसलिए कोई भी जब नीति बनाते हैं तो इन देशों की, विकासशील देशों की भी क्या है, बात को सुना जाना चाहिए। तो ये क्या है, ये सारे भारत के क्या है, पक्ष हो गए। तो ध्यान रखना क्या है, भारत हमेशा से यूएन को मजबूत करना चाहता है, सहयोग और विकास को बढ़ावा देता है, और सुरक्षा परिषद में सदस्यता की संख्या में वृद्धि चाहता है, और साथ में विकासशील देशों की बात को सुनना। ये भी बोलता है कि इस विकासशील देशों की बात को भी सुना जाए, ठीक है। इसको आराम से पढ़ोगे ना तो चीज़ें क्या आ जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। ज़्यादा बर्डन लेके चलोगे तो चीज़ें उतनी समझ में नहीं आएंगी। तो इसको आराम से पढ़ने का क्या करना, प्रयास करना, 1-2 बार वीडियो देख लेना। बुक तो वैसे पढ़ना ही चाहिए, मना तो नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी इसको भी देखोगे तो आपका क्या है, पेपर में अच्छा काम हो जाएगा। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा काम हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत को यूएनओ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता क्यों देनी चाहिए, यानी ऐसे कौन कौन से मानदंड है जिसके आधार पर क्या है, भारत को स्थायी सदस्यता देनी चाहिए। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि यूएन की स्थायी सदस्यता उसी को मिलेगी जो बड़ी आर्थिक ताकत होगी, बड़ी सैन्य ताकत होगी, लोकतंत्र अच्छा होगा, मानवाधिकार का मतलब सम्मान करता होगा, उल्लंघन नहीं, सम्मान करता होगा, और फिर राष्ट्र के हिसाब से क्या है, आबादी के हिसाब से राष्ट्र बड़ा होना चाहिए, विविधता को क्या करता हो, नुमाइंदगी करता हो। तो ये सारी चीज़ें और ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, गुण हैं, वो भारत में कहीं ना कहीं क्या है, मौजूद हैं। इसी आधार पर बोला जाता है कि भारत को क्या है, यूएन की जो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। तो देखते हैं एक एक करके। पहला है भारत की अधिक जनसंख्या। आप सीधा ऐसे नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे कुछ भी जब आएगा तो थोड़ी सी भूमिका, इंट्रोडक्शन लिख देना चाहिए यूएन के बारे में। जब भी भारत का पक्ष पूछे तो इससे ही चालू कर दो। भारत जो है यूएनओ में, यानी आप पूरा लिखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ में 30 अक्टूबर 1945 में शामिल हुआ, और भारत के जो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता को जो लेकर दावे हैं वो निम्नलिखित है, 1 2 3 4 6 ऐसे लिख देना, ठीक है ना। पहला है भारत की अधिक जनसंख्या। भारत की अधिक जनसंख्या यानी विश्व का जो 1/5 है वो कहाँ पर रहता है, भारत में रहता है। कितना, भारत में रहता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब विश्व की जितनी भी जनसंख्या, मान लो 100% जनसंख्या है तो 20% जनसंख्या कहाँ पर रहती है, भारत में क्या करती है, निवास करती है, रहती है। तो इस हिसाब से भी, और जब हमने उसके मानदंड पढ़े थे तो उसमें एक ये भी था कि आबादी के लिहाज से राष्ट्र या आबादी भी होनी चाहिए। तो भारत की अच्छी खासी आबादी है, और आप जानते हैं कि भारत जो है कौन से नंबर पर आ गया है, 1st नंबर पर आ गया है। तो मुबारक हो, आपने चीन को छोड़ दिया है, ठीक है ना। इन कामों में तो भारत आ गई है, किसी में हो ना हो, इन कामों में तो आ गई है, तो पहले नंबर पर आ गए हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना, ये करंट है कि पूछे कि भारत की आबादी विश्व में कौन से नंबर की है, तो पहले नंबर की है। तो चीन को अभी हमने क्या है, इस मामले में पीछे छोड़ दी है, कम थोड़ी है किसी से, ठीक है ना। दूसरा है बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। आप जानते हैं भारत क्या है, शुरुआत से एक बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। भारत में क्या है, चुनाव लड़ने की आज़ादी है, वोट डालने की आज़ादी है, ये सब
XYZ जो भी मतलब लोकतांत्रिक होते हैं वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं क्या है मौजूद हैं। आप अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, आपको फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, ये सारी चीज़ें। तो भारत कहीं ना कहीं क्या एक बड़ा लोकतांत्रिक देश भी रहा है, जो हमेशा से शुरुआत से ही लोकतंत्र का क्या करता है, समर्थन करता है। इस वजह से भी क्या है भारत को UN की सदस्यता मिलनी चाहिए। भारत क्या एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तीसरा है संयुक्त राष्ट्र संगठन को हमेशा बढ़ावा देता है। एक कारण ये भी है, आप कह रहे हो कि इसको सदस्य बनाना चाहिए, इसलिए भी सदस्य इसको बनाना चाहिए क्योंकि UN जो बना है और UN बना और भारत जो है शुरुआत से ही उसके आरंभ, जब UN बना था 1945 में, तो 24 अक्टूबर 1945, तो 30 अक्टूबर यानी प्रारंभिक चरण से ही क्या रहा है, भारत क्या रहा है, UN का मेंबर रहा है। और भारत ने हमेशा क्या है UNO को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। इवन UN की जो शांति सेना होती है, UN की क्या होती है, शांति सेना होती है, तो वहाँ पर भी क्या है भारत अपनी फोर्स को भेजता है। UN की क्या होती है, शांति सेना होती है, अपनी शांति सेना, ठीक है ना। मतलब कहीं पर लड़ाई झगड़ा हो जाएगा विश्व में तो UN की सेना, वैसे अपनी नहीं है, सारे देश भेजते हैं, तो इसको पीस कीपिंग बोलते हैं, ठीक है ना। बस इतना नहीं है, इसमें भी भारत क्या है अपने बंदों को भेजता है, मतलब सैनिकों को भेजता है। तो इसलिए UN को हमेशा से भारत क्या देता रहा है, बढ़ावा देता रहा है। फिर चौथा है तेजी से आर्थिक शक्ति बनना। आप जानते हो भारत क्या है, तेजी से आर्थिक शक्तिशाली बनते जा रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था पहले जब आज़ाद हुए थे कितनी पिछड़ी हुई थी, ठीक है ना, लेकिन वर्तमान में जो भारत की अर्थव्यवस्था है कौन से नंबर पर आ गई है, 5वें नंबर पर। ध्यान रखना 5वें नंबर पर। ये जो फैक्ट वगैरह बताते रहो ये करंट के, तो इसको साइड में लिख सकते हो ताकि जब इसको पूरा करोगे इस पॉइंट को तो इसमें जोड़ लेना। तो वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था इतनी पिछड़ी हुई थी लेकिन अभी भी किस पे आ गई है, 5वें नंबर पर अर्थव्यवस्था आ गई है। तो इस वजह से भी क्या भारत एक आर्थिक ताकतवर देश भी है, तो इस कारण भी भारत को क्या है UN की सदस्यता मिलनी चाहिए। फिर है UN के बजट में नियमित योगदान। और ये भी नहीं है कि संगठन बना लिया, जब पैसे देने की बारी आई तो भारत क्या हो गया, पीछे हो गया। नहीं, भारत ने हमेशा क्या किया है, अपने हिस्से की क्या है, जो भी उसका बजट में योगदान बनता है उससे कभी भी भारत पीछे नहीं हटा है। तो एक ये भी कारण है कि भारत को UN की स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। तो ध्यान रखना इसलिए मिलनी चाहिए, जनसंख्या अधिक है, 1/5 है, यानी पहले नंबर पर आ गए, बड़ा लोकतांत्रिक देश है, UN को हमेशा बढ़ावा देता है, आर्थिक शक्तिशाली है और बजट में नियमित योगदान करता है। अब ये सारे तो दावे हो गए, लेकिन अब है ठीक है भैया ये हो गया, लेकिन अब एक चीज़ बताओ, आपने बहुत बड़ा ही मान ली ये है वो है X है Y है Z है जो भी है, लेकिन बहुत सारे विरोध भी करते हैं कि UN को, भारत को ही सदस्यता क्यों मिले। भारत के रिलेशनशिप देख लो पाकिस्तान के साथ ख़राब रहते हैं, खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ ख़राब हो सकता है सामने वाले का। तो भारत और पाकिस्तान या भारत के जो पड़ोसी देशों के साथ संबंध कहीं ना कहीं ठीक नहीं रहते हैं, या भारत जो है उसका क्या है पाकिस्तान से संबंध अच्छा नहीं रहता, जिस वजह से क्या है उसको स्थायी सदस्यता नहीं मिलनी चाहिए। और दूसरा ये बोला जाता है अगर स्थायी सदस्यता देनी है तो किसको दो, ब्राज़ील को दो, जर्मनी को दो, जापान को दो, जो तेज़ी से क्या है आर्थिक तरक्की करते हुए जा रहे हैं, आर्थिक शक्तिशाली बनते हुए जा रहे हैं। कुछ ऐसा भी मानते हैं कि अगर स्थायी सदस्यता मिलनी ही चाहिए तो किसको दो, किसको दो, लैटिन अमेरिका के देशों को दो, यानी दक्षिण अमेरिका के देशों को मिलना चाहिए, अफ्रीका कॉन्टिनेंट को मिलना चाहिए, अफ्रीका महाद्वीप के देशों को मिलना चाहिए, क्योंकि उनका तो बिल्कुल भी उसमें क्या है प्रतिनिधित्व नहीं है। तो ये इन सारे कारणों से क्या है UN में भारत की सदस्यता की क्या है विरोध किया जाता है। और एक कारण और है कि भारत के पास क्या है परमाणु संपन्न देश भी है भारत। आप जानते हैं 1974 में क्या किया है भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, ठीक है ना। इस वजह से भी देखते हैं एक करके क्या है, भारत और पाकिस्तान में तनातनी रहती है, इस वजह से भी लोग बोलते हैं नहीं मिलना चाहिए। भारत के पास परमाणु हथियार आप जानते ही हैं, परमाणु हथियार पहला हमने परीक्षण कब किया था, 1974 में किया था, यानी 18 मई, ठीक है ना, यानी 18 मई 1974 को हमने पहला परीक्षण किया था, जिसको इस्माइली बुद्धा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस्माइली बुद्धा, ठीक है ना। उसके बाद हमने कब किया था, सेकंड जो किया था हमने कब किया था, सेकंड हमने किया था 1998 में किया था। कहाँ पे, राजस्थान के पोखरण में, दोनों पोखरण में हुए हैं। एक मूवी भी बनी होगी शायद आपने देखा होगा कि नहीं देखा होगा, जॉनी अब्राहम वाली, तो 1998 में भी बना है, ठीक है ना। इसको ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया था। क्या दिया गया था, ऑपरेशन शक्ति,
ठीक है ना। तो ये सारे याद नहीं करने हैं, बस ऐसे फैक्ट हैं जो आपकी बुक में नहीं है, ऐसे एक्स्ट्रा हैं, चाहो तो लिख सकते हो नहीं तो छोड़ सकते हो। फिर ये हो गया पहला, भारत और पाकिस्तान में तनातनी रहती है। दूसरा, परमाणु हथियार भी है भारत के पास, इस वजह से भी आशंका रहती है कहीं कुछ हो गया तो भारत ने कहीं परमाणु हथियार ही उस पर ना दाग दे सामने वाले पर, ये भी डर रहता है। फिर अन्य देशों को स्थायी सदस्य मिलना चाहिए, अगर मिले तो किसको मिले, ब्राज़ील को मिले, किसको मिले, ब्राज़ील को मिले, जर्मनी को मिले, जापान, दक्षिण अफ्रीका के देशों को मिलना चाहिए, या फिर दक्षिण अमेरिका को, इनको पहले प्रेफरेंस देना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारे ध्यान रखना कि भारत की स्थायी सदस्यता के विरोध में है ये 3-4 पॉइंट। अब जो क्वेश्चन है, यूएन में अमेरिका का प्रभुत्व, यानी ऐसे कौन से कारण हैं जिसमें यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसमें अमेरिका का क्या रहता है, प्रभुत्व रहता है। तो उसके भी कई सारे कारण हैं, उसको भी हम एक एक करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, ठीक है ना। वैसे ही आप जानते ही होंगे जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था, डिसॉल्व हुआ था कौन, सोवियत संघ यूएसएसआर का जब क्या हो गया था, विघटन हो गया था 1991 में। तो उसके बाद संपूर्ण विश्व में कौन एक शक्तिशाली बनकर रह गया, अमेरिका रह गया। तो अमेरिका सबसे ज़्यादा शक्तिशाली भी है। और दूसरा, ये जो यूएन है, यूएन के जो हेडक्वार्टर है, ठीक है ना, वॉशिंगटन वगैरह, मतलब आप देख लेना यूएन के हेडक्वार्टर कहाँ है, एक बार देख लेना। वैसे तो पूछता नहीं है लेकिन फिर भी आप सर्च कर लेना यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ है। आई थिंक वॉशिंगटन डीसी में है, देखेंगे जहाँ पे भी होगा देख लेना, ठीक है ना। तो हेडक्वार्टर भी जो मतलब यूएन जो भू क्षेत्र है वो कहाँ पर है, यानी यूएन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है, अमेरिका में स्थित है। इस कारण भी उसका प्रभुत्व रहता है। और यूएन के अंदर यानी संयुक्त राष्ट्र संगठन के अंदर जो बहुत सारे नौकरशाह हैं, नौकरशाह मतलब अधिकारी वगैरह हैं, वो अमेरिका के नागरिक हैं। तो कोई भी नीति वगैरह बनती है तो वो अमेरिका के ही पक्ष में रहता है कहीं ना कहीं। अमेरिका एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति भी है, बहुत बड़ी सैनिक शक्ति भी है। इस कारण कहीं ना कहीं अमेरिका का जो प्रभुत्व रहता है वो किस में रहता है, संयुक्त राष्ट्र संगठन में रहता है, ठीक है ना। देखते हैं एक एक करके। पहला क्या है, सोवियत संघ का विघटन। आप जानते हैं सोवियत संघ का विघटन हो गया तो एकमात्र महाशक्ति कौन रहा, अमेरिका रहा। और अमेरिका की सैन्य शक्ति और आर्थिक ताकत के बूते अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की अनदेखी भी कर सकता है। इसका मतलब अगर यूएनओ में अमेरिका को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया तो अमेरिका इतना पावरफुल है कि यूएनओ को भी क्या कर सकता है, अनदेखी कर सकता है। अनदेखी का मतलब है ना, जैसे होता है ना वन मैन आर्मी, पिक्चर देखी होगी, बहुत सारी मूवी के टाइटल लगा देते हैं वन मैन आर्मी, यानी वो इतने पावरफुल होते हैं, कुछ लोग इतने पावरफुल होते हैं ना कि उनके आगे क्या होती है, यानी कुछ देश इतने ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं कि उनके आगे जो कुछ संगठन होते हैं वो क्या पड़ जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं। वो देश अगर उस संगठन में आएगा तो उस संगठन में क्या आएगा, जान आएगा। तो ठीक है ना। तो अमेरिका क्या है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है सैन्य। ऐसा माना जाता है जितने 12 देश मिलकर क्या करते हैं, कितने 12 देश मिलकर जो है ना अपनी सेना पर खर्चा करते हैं ना, उतना अकेले अमेरिका खर्चा करता है किस पे, अपनी सेना पर, ध्यान रखना। फिर दूसरा क्या है, यूएनओ के बजट में योगदान भी सबसे ज़्यादा है। यूएनओ के बजट में योगदान भी सबसे ज़्यादा है। तो आपने देखा होगा जब आपके गली मोहल्ले में कोई प्रोग्राम वगैरह होता होगा या जन्माष्टमी होता होगा या फिर कोई भी मतलब पूजा वूजा पंडाल जागरण वगैरह कुछ भी होता है, तो उसमें देखना जो ज़्यादा चंदा देगा है ना, तो वो थोड़ा सा अलग ही दिखने का प्रयास करता है, दिखाने का प्रयास करता है कि हाँ भैया हम ही क्या है, करता धरता है। वो लगा लेते हैं, वो क्या आता है, बैच नहीं आता गोल वाला, वो लगा लेते हैं कि हम दूर से ही दिखें, ठीक है ना, इस तरीके से। तो अमेरिका भी क्या है, यूएन के बजट में पैसा ज़्यादा देता है, योगदान ज़्यादा देता है, इस वजह से भी क्या रहता है, उसमें प्रभुत्व रहता है। फिर यूएनओ का अमेरिकी भू क्षेत्र में यानी उसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है, ये देखना कहाँ पर है, वैसे वॉशिंगटन में। तो इसका भू क्षेत्र यानी भूगोल जो है, भूभाग है कहाँ पर है, अमेरिका में है, इस वजह से भी शक्तिशाली है। फिर है यूएनओ में अमेरिकी नौकरशाह का होना, यानी अमेरिकी नौकरशाह यानी यूएनओ के जो अधिकारी हैं वो ज़्यादातर कौन होते हैं, अमेरिकी नागरिक होते हैं। कौन होते हैं, अमेरिकी नागरिक होते हैं, जिस वजह से भी क्या है, अमेरिका का प्रभुत्व रहता है। उसके बाद है वीटो का अधिकार होना। वीटो मतलब अमेरिका के पास वीटो है, अगर कोई भी नीति बनती है तो अगर अमेरिका को पसंद नहीं आया तो वो क्या करेगा, जानते ही उसको क्या कर देगा, कैंसिल, है ना, जैसे होता है ना वीटो का अधिकार होना। तो वीटो का जब अधिकार है तो कोई भी नीति अगर उसके खिलाफ बनती है तो उसको क्या कर देता है, मना कर देता है। इसी वजह से जो महासचिव का जो चुनाव होता है उसमें, किसमें, यूएन के जो महासचिव का चुनाव होता है उसमें भी कहीं ना कहीं किसकी भूमिका ज़्यादा होती है, अमेरिका की भूमिका ज़्यादा होती है। तो ये हमने देखा क्यों, सोवियत संघ का विघटन हो गया, बजट में योगदान ज़्यादा है, भू क्षेत्र में है, अमेरिकी नौकरशाह है,
और वीटो का अधिकार है। इस वजह से क्या है, इन तमाम कारणों से अमेरिका का प्रभुत्व संयुक्त राष्ट्र संगठन में रहता है। लेकिन सब आप क्वेश्चन है, अमेरिका का तो है ही प्रभुत्व, लेकिन उसके बावजूद भी यूएनओ क्यों आवश्यक है, बताइए, सोचिए। तो आप जानते हैं ना, कोई भी अगर शक्तिशाली है तो उसको इस तरीके से इग्नोर नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो इसी तरीके से यूएन में हम जानते हैं कि अमेरिका का प्रभुत्व है, उसके बावजूद भी विकासशील देश या अल्प विकसित देश यूएनओ को इग्नोर नहीं कर सकते, अनदेखा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर अमेरिका की आलोचना करनी है तो अमेरिका की जो आलोचना करनी है वो कौन सा एक मंच प्रदान करता है, यही यूएनओ ही है, संयुक्त राष्ट्र संगठन ही है जो ऐसा मंच प्रदान करता है। अमेरिका की नीतियों की आलोचना कर सकते हैं। अगर विश्व में कोई समस्या आ जाती है, जैसे कोविड-19 आ गया, बीमारी आ जाती है, सामान्य आतंकवाद की समस्या हो गई, सामान्य समस्या जिनको हम कहते हैं, तो उन पर एक देश नहीं सभी देशों को मिलकर आना पड़ेगा। इसलिए भी क्या है, यूएनओ ज़रूरी है। तो इन तमाम कारणों से यूएनओ क्या हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। देखते हैं क्या करके। यूएनओ में अमेरिकी प्रभुत्व के बावजूद विकासशील देशों और अन्यों के लिए यूएनओ क्यों आवश्यक है। पहला, अमेरिका शेष विश्व में बातचीत का मंच है। अमेरिका तथा शेष विश्व में बातचीत का मंच है। अगर लगता है भैया दूसरे देशों को, छोटे देशों को अमेरिका उनके साथ गलत कर रहा है, तो कहाँ पर होगा, वो यूएनओ में ही कम से कम बातचीत का मौका तो मिलेगा। जैसे आपने देखा होगा कोर्ट कचहरी में कुछ भी होता है, जैसे आपने ओएमजी मूवी देखी होगी, तो उसमें उसको भगवान से दिक्कत होती है तो पुजारियों को आगे बुला लेता है, ठीक है ना। खैर उन सब पे मत जाना, बस समझाने का मतलब यह है कि अगर अमेरिका की नीतियों से किसी को प्रॉब्लम होती है तो यूएनओ ही ऐसा मंच है जहाँ पे अमेरिका और सामने वाला देश आपस में मिलकर क्या कर सकता है, बात। जैसे कॉम्प्रोमाइज़ होती है ना, लड़ाई हो जाती है, सामने वाला बहुत पावरफुल है, तुम कमज़ोर हो, तो तुम्हारे बीच में कोई ना कोई होगा जो आपस में क्या है, कॉम्प्रोमाइज़ करवाएगा। तो यूएनओ एक ऐसा संगठन है जो अमेरिका बाकी देशों में क्या है, बातचीत या कॉम्प्रोमाइज़ करवाता है। उसके बाद सामाजिक आर्थिक विकास के लिए भी ज़रूरी है। सामाजिक आर्थिक विकास के लिए भी ज़रूरी है, यानी यूएनओ इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप जानते हैं कितनी समाज में क्या है, समाज में विभेद है, महिलाओं को, बच्चों को लेकर, जाति को लेकर, धर्म को लेकर, आर्थिक रूप से बहुत क्या है, विषमता रहती है, खासकर भूमंडलीकरण के बाद। तो इसके सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए भी कहीं ना कहीं क्या है, यूएनओ ज़रूरी है, तो ध्यान रखना। फिर तीसरा, यूएनओ में अमेरिका की आलोचना करना, यानी यूएनओ ही एक ऐसा संगठन है जिसमें अमेरिका की आलोचना। वाशिंगटन डीसी, यानी वाशिंगटन डीसी का मतलब क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है, ध्यान रखना। डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ध्यान रखें, डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है। तो यानी कोई भी अमेरिका के खिलाफ तो, वाशिंगटन डीसी के खिलाफ तो नहीं जा सकता, लेकिन उसकी नीतियों की आलोचना जरूर की जा सकती है, इसलिए यूएनओ आवश्यक है। फिर है विश्व की सामान्य समस्याओं के लिए। सामान्य समस्या में आप क्या लिख लोगे, आतंकवाद, ये सब लिख लेना, ठीक है ना। और क्या हो गया, पर्यावरण, जिसको जलवायु परिवर्तन कह सकते हैं आप लोग, जलवायु परिवर्तन, इसको लिखते चलना, भी मैं मिटाऊंगा इसको, ठीक है ना, एक पॉइंट में काम आएंगे। फिर तीसरा क्या हो गया, बीमारी भी नई चल रही है, कोविड-19 बता सकते हो। तो इन सब चीज़ों के क्या है, समस्याओं के निपटान के लिए ज़रूरी है कौन, यूएनओ, ठीक है, यूएनओ ज़रूरी है। लेकिन आप कॉन्क्लूज़न में ये लिख देना कि ये तो ज़रूरी है, लेकिन विकासशील देशों को आपस में मिलकर सहयोग करके कोई नए संगठन की भी खोज करने का प्रयास करना चाहिए जहां पर अमेरिका का क्या हो, प्रभुत्व ना हो। तो ये था आज का हमारा पूरा लेक्चर, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा, ठीक है ना। एक बार देख लेते हैं क्या देखा, यूएन में सुधार और भारत, यूएन में सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के क्या दावे रहे, विरोध क्या रहा है, यूएनओ में अमेरिका का प्रभुत्व क्यों रहा है, और उसके बावजूद भी विकासशील देशों के लिए ज़रूरी क्यों है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी, ये मैं मिटा दे रहा हूँ, जो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आप क्या कर लेना, अभी मैं हट जाऊँगा, आप क्या ले लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना, ये लिख लेना। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में फैलाइए, ठीक है ना। और कहीं भी दिक्कत लगती है तो डिसलाइक करिए, कमेंट में बताइए, फीडबैक
कुछ भी करिए, नेगेटिव करिए तो बताइए, लेकिन बताइए ज़रूर पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें।